अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम ग्राउंड ज़ीरो के साथ मैं हूं शिफा यूसुफजई और खुसूसी फ़्लड की जो सूरत हाल है उसके ऊपर आज का ये प्रोग्राम जो है मबनी है। मुकम्मल तौर पर इस वक्त जैसा कि आप मेरे पीछे बोर्ड पे देख सकते हैं, मुल्तान का इशारा माइलस्टोन कह लें वो लगा हुआ है। मुल्तान के करीब जलालपुर पीरवाला के जो मकाम है वहाँ पर मैं मौजूद हूँ। राइट साइड पे आप जलालपुर पीरवाला का टोल प्लाज़ा देख सकते हैं और इसी के साथ अगर आप थोड़ी सी नज़र स्क्रीन पे नीचे करेंगे तो आपको नज़र आएगा वो मंज़र जो पानी का है। और पानी, टोल प्लाज़ा, मुल्तान, जलालपुर पीरवाला, ये सारा वो इलाका है जो सारा का सारा मुकम्मल तौर पर ज़ेर आब है। 35 से 40 किलोमीटर का ये रेडियस है जो कि सारा का सारा पानी में डूबा हुआ है। और ये बड़ी एक अजीब सी सूरत हाल है। ये मेरी सामने आंखों के दो मनाजिर हैं, एक तरफ है मुकम्मल पानी और मेरी दूसरी जानिब इसी मुल्तान सक्खर मोटरवे पर खेमा बस्ती है। टेंट विलेज का नाम इसको दे दें, खेमा बस्ती कह दें, जो कहना है कह दें। यहाँ पर हमारे सारे सैलाब से मुतासरीन जो हैं क़याम पजीर हैं। और नाज़रीन, जब हम सैलाब की बात करते हैं तो सैलाब जब आता है तो अपने साथ बहुत तबाही लेकर आता है। जब सैलाब जाता है तो अपने साथ बहुत कुछ लेकर जाता है, लेकिन जब सैलाब जाता है तो अपने पीछे बहुत कुछ छोड़ जाता है। उसमें तकलीफ़ है, उसमें लोगों की बेबसी है, कुदरती आफात से ना लड़ने की हमारी इनकैपेसिटी है, यानी कि हम में वो सलाहियत ही नहीं है कि हम उन कुदरती आफात से लड़ सकें। सो आज का ये जो पूरा प्रोग्राम है ये हमारा सैलाब मुतासरीन के ऊपर, सैलाब की जो सूरत हाल मुल्तान और गिरदोनवाब में डेवलप हुई है, जलालपुर पीरवाला, ये सारा वो इलाका हम आपको दिखाएंगे। अभी मैं आगे चल रही हूँ, कश्ती में हम बैठेंगे, पानी का मंजर भी आपको दिखाएंगे। पानी से मैं आपको वो नज़ारा कराऊंगी कि कौन कौन सा इलाका कितना डूबा हुआ है और लोग उन इलाकों में अभी भी मौजूद हैं, अपने घरों के ऊपर वो सिक्योरिटी सेफ्टी के लिए मौजूद हैं, वो वहाँ पर क्यों हैं, खुशकी की तरफ क्यों नहीं आते। ये सारी सूरत हाल बड़ी डिटेल के साथ आज के इस प्रोग्राम में मैं आपको दिखाऊंगी। आपने मेरे साथ रहना। अच्छा, अब हम मुल्तान सक्खर मोटरवे से चढ़े हैं बोट पे और बोट हमें लेकर जाएगी बहादुरपुर। बहादुरपुर वो इलाका है जो कि सिर्फ छोटा सा एक आइलैंड, मिनी नुमा आइलैंड आप उसको समझ लें कि वो ही पानी के बगैर रह गया। उसके अलावा वो सारा जो उसके इर्द गिर्द सारा जो निज़ाम है वो सब पानी में डूब गया है। और ये आप देखें मेरे लेफ़्ट साइड पे ये बाकायदा यहाँ पर हमें दुकानें नज़र आ रही हैं, रेस्टोरेंट है, पानी में डूबा हुआ है सारा कुछ। अच्छा, इस तरफ आप देखें ये किसी का घर लग रहा है, पूरा घर पानी में डूबा हुआ है। वो आप देखें जलालपुर पीरवाला टोल प्लाज़ा M5 पानी में डूबा हुआ है। ये देखें माइलस्टोन देखें, लोधरा 40 किलोमीटर। ये अमूमी तौर पर ये बोर्ड इतनी हाइट पे लगते हैं कि हम इनके हाथ भी नहीं लगा सकते, पहुंच नहीं सकते, लेकिन ये इतना पानी चढ़ा हुआ है, यानी कि आप अंदाज़ा लगाएं कि तकरीबन 12 से 14 फीट पानी की ऊपर हम इस वक्त कश्ती में ट्रैवल कर रहे हैं। ये आप देखें वो मस्जिद डूबी हुई नज़र आ रही है। ये पेट्रोल पंप की हालत आप देखें, कोई सिलसिला काम का यहाँ पर हो ही नहीं सकता। किसी तौर पर ज़िंदगी बाकायदा तौर पे मफलूज हुई हुई है। ये माइलस्टोन आप देखें जी, ये आप बोर्ड देखें, सक्खर को बोर्ड जा रहा है लेफ़्ट साइड पे। और ये देखें, आज इससे अंदाज़ा लगा लें इसकी हाइट से कि पानी किस हद तक ऊपर तक आया हुआ है। माशाल्लाह फूड पॉइंट एंड रेस्टोरेंट डूबा हुआ है। तो बाकायदा तौर पे यहाँ पर सिर्फ रेजिडेंशियल एरिया ही नहीं है जो कि ज़ेर आब है, ये सुपर मार्केट अल मदीना, इसके अंदर सामान होगा, जिसकी ये सुपर मार्केट है, इसके अंदर लाखों का उसका सरमाया डूब गया है। अच्छा, ये देखें इस तरफ राइट साइड पे देखें, ये भी एक रेस्टोरेंट है, नोश डूब गया है। वो देखें वे स्टेशन का बोर्ड आपको नज़र आएगा। वे स्टेशन अमूमी तौर पे टोल प्लाजा से पहले आता है, वहाँ पर बड़ी गाड़ियाँ अपना वेट वगैरह कराती हैं। ये देखें नून चौक, ये सारा इलाका डूबा हुआ है। इधर आए जी। अच्छा, बल्कि ये आपको दिखाते हैं कि ये मंजर आपकी आंखें शायद ज़िंदगी में कम ही देखेंगी। टोल प्लाज़ा से थोड़ी सी ही दूरी पर पानी जो है वो इतना चढ़ा हुआ है कि सारा इलाका आपको ज़ेर आब नज़र आएगा। सामने ये देखें तो ऐसा लग रहा है सड़क इज़ लीडिंग टूवर्ड्स वाटर, बचा ही कुछ नहीं है। इस तरफ देखें, ये सारे लोगों के कारोबार बिल्कुल ज़ेर आब हैं। वो देखें, वो हमारा एक भाई है छत पे बैठा हुआ है, उसने हमें हाथ भी हिला दिया है और जो है बाकायदा तौर पे। अच्छा, इधर मैं ये भी आपको बता दूं कि ये लोग इसलिए भी अपनी घरों की या कारोबारी मराकज़ की छतों के ऊपर बैठे होते हैं क्योंकि यहाँ पर बाकायदा चोरियाँ शुरू हो रही हैं।
और चोरियां होती हैं रातों को, और लोग जब चोरियां करते हैं तो लोग अपने चीज़ों की सेफ्टी के लिए बैठे हुए हैं। वो देखें, आपको ये सखर बोर्ड नज़र आएगा। ये वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ जिसको हम कभी सोच नहीं सकते थे। और ये लेफ़्ट साइड पे मुझे ये बताया गया कि ये जो आप ताजमहल स्टाइल या मुगलई स्टाइल की बिल्डिंग का नक्शा और ये इमारत देख रहे हैं, ये बड़ा महंगा होटल था, यहाँ पर ज़ेरे कंस्ट्रक्शन था और तकरीबन कहा जाता है कि 20 करोड़ रुपए की लागत से ये बनाया जा रहा था। और इसको देखें कि पूरी जो इसकी बिल्डिंग है वो पानी ही पानी है और बड़ी खूबसूरत ये स्ट्रक्चर वैसे नज़र आ रहा था। अब अल्लाह खैर करे, जिसका भी ये है, अल्लाह उसको जो है वो इस काबिल बनाए कि वो अपना ये लॉस जो है पूरा कर सके किसी तरीके से। ये सारा डूबा हुआ है। वो आप देखें सामने झांगड़ा, उच्च शरीफ और सखर, वो बोर्ड आपको नज़र आ रहा है और साथ ही आपको पानी नज़र आएगा। ऊपर मोटरवे जा रही है, नीचे पानी में सारा जो शहर है वो डूबा हुआ है। और इस वक्त जिस पॉइंट से हम गुज़र रहे हैं, ये वो पॉइंट है जो बड़ा ही अहमियत का हामिल है। और मैं अगर आपको बता सकूं कि पीछे हम टोल प्लाज़ा को छोड़ आए हैं, ये बेसिकली वो पॉइंट है कि मेरे ऊपर ये मोटरवे है और मुल्तान सखर मोटरवे का ये वो पार्ट है जो पानी में डूबा हुआ है। ये नीचे से भी वही मोटरवे गुजर रही है और ये ऊपर का भी वही इलाका है। तो ये वो रोड है जिसके बारे में कहा जाता है कि सारा कुछ डूबा हुआ है। दरख्तों की हाइट आप देखें, इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा, मैं आपको क्यों ये चीज़ें दिखा रही हूँ कि इससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि पानी की हाइट कितनी है। दरख्त का पूरा तना पानी में डूबा हुआ है, नज़र नहीं आ रहा, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पानी की क्या सूरत हाल है। और बहादुरपुर अब जाकर हम आपको ज़रा दिखाते हैं कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है, लोग किस तरह से रह रहे हैं और लोगों की क्या तकालीफ हैं, क्या मसाइल हैं, आपको भी ज़रा बताते हैं। मेरे साथ रहिएगा। अब आपने देखा कि आपको हमने पानी दिखाया, कितना ऊंचा पानी इस वक्त मौजूद है। बहादुरपुर का एरिया है जहां पर हम पहुंच गए हैं और सखर मोटरवे से हम चले थे और बहादुरपुर का इलाका है जहां पर अब हम पहुंचे हैं। यहां पर उतरेंगे, थोड़ी खुश्की है, ज़रा लोगों से बात करते हैं। ये लोग यहां पर फंसे हुए हैं और ये लोग वहाँ जाना चाहते हैं खुश्की की तरफ। सो इनसे बात करेंगे कि ये अब अपनी ज़िंदगी को किस तरीके से जो है वो उसको मैनेज कर रहे हैं और यहाँ से वहाँ जाने में इनको कितनी मुश्किलात का सामना है या नहीं है। अच्छा, इसी के साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि सखर मोटरवे से लेकर यहाँ बहादुरपुर तक का रास्ता जो है उसका डिस्टेंस तकरीबन 7 किलोमीटर है। और ये कोई अगर गाड़ी में हम आते तो ये 5 मिनट से लंबी ड्राइव ना होती, लेकिन तकरीबन हमने 1 घंटा ये सफ़र किया कश्ती के ऊपर, क्योंकि ज़मीनी रास्ते तो अब हैं कोई नहीं। सो सारा सफ़र पानी के ऊपर हुआ, कश्ती के ऊपर हुआ। और अब मैं यहाँ पर बहादुरपुर की तरफ जो है हम उतरेंगे और यहाँ पर हम लोगों से भी बात करेंगे, इनसे इनकी मुश्किलात ज़रा जानेंगे और फिर आपको बताते हैं कि यहाँ पर हालात क्या हैं। बहादुरपुर का इलाका जहाँ पर इस वक्त मैं पहुँची हूँ, आपने देखा कि मैं कश्ती से उतरी और मैं सखर मोटरवे से आई। मोटरवे के ऊपर तो मैं नहीं आई तो मैं पानी से, लेकिन उस जगह का नाम सखर मोटरवे का पॉइंट था वो जहाँ से हम कश्ती के ऊपर चढ़े, जैसा कि मैंने आपको बताया। और वो कश्ती आकर रुकी बहादुरपुर के बिल्कुल सामने। ये वो एक छोटा सा मिनी आइलैंड इसको आप कह लें, सी सिटी कह लें, कुछ भी आप कह लें, ये दरमियान का एक छोटा सा इलाका ऐसा है जो कि पानी से बचा हुआ है और बाकी तो इसके इर्द गिर्द हर तरफ पानी ही पानी है। हमने कब्रिस्तानों को डूबा हुआ देखा, हमने जो कारोबारी 1-2 होटल थे उनको डूबा हुआ देखा। सो ये बहादुरपुर क्या है ये मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। बहादुरपुर यहाँ पर एक बड़ा कारोबारी मरकज़ है। यहाँ पर सबसे बड़ी यूनियन काउंसिल जो है वो बहादुरपुर की है। अच्छा, इसी के साथ साथ यहाँ पर 3000 से 3500 तक की यहाँ पर दुकानें, ऑफिसेज, दफातर और ये सब जो कारोबार है यहाँ पर होता है। सो ये एक बड़ा कारोबारी मरकज़ है जो कि इस वक्त आइसोलेटेड है। क्योंकि इसको हर तरफ से पानी ने घेरा हुआ है। अच्छा, मकामी सहाफ़ी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे ज़रा जानते हैं बहादुरपुर के हवाले से कि अब यहाँ पर मसाइल क्या हैं, मुश्किलात क्या हैं और लोग क्या चाहते हैं यहाँ पर अपनी हुकूमत से। जो प्राइवेट इदारे इधर मदद को आ रहे हैं उनसे। अजमल बहादुरपुरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अजमल साहब। अजमल साहब, ये बताएं कि इस वक्त यहाँ पर कितनी आबादी होगी आपके ख्याल में, जो स्ट्रैंडेड कह लें उसको हम, या जो फंसे हुए हैं जिनको हम कह सकते हैं? मैं आपको सबसे पहले तो इसका बैकग्राउंड बता दूं कि कम से कम इस वक्त 9 मुवाज़ियात जो हैं तहसील जलालपुर पीरवाला के अफेक्टेड है इस वक्त। और इनका जो बिलखसूस जलालपुर पीरवाला से और लोधरा से जो है ना ज़मीनी राब्ता बिल्कुल मुनक़ता हो चुका है। और अब जैसे आपने पहले भी कहा कि सी सिटी, अब ये सी सिटी की सूरत हाल अख्तियार कर चुका है। और सबसे मैं आपको ये बताऊं कि आबादी के लिहाज से भी, रकबे के लिहाज से भी सबसे बड़ी यूनियन कौंसिल है। तजारती हवाले से भी, यानी कि सिटी के बाद, तहसील जलालपुर के बाद इसका नाम आता है।
अब यहाँ की आबादी की अगर बात की जाए तो आबादी है। 1.5 लाख से अबाव आबादी जो है इस वक्त इससे मुतासर हो रही है। और ये सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं या नहीं, कुछ अब वहाँ पर सारे पुष्टि पर जा चुके नहीं, हैं? सब फैमिली तो पैसे ही चली गई हैं। अब कुछ लोग जो यहाँ मौजूद हैं वो इस वजह से मौजूद हैं कि उनके घर अकेले पड़े हैं और यहाँ चोरियाँ होती हैं रात को, ठीक है जी। और कश्तियों पे लोग सवार होकर जो डूबी हुए है जगह हैं वहाँ चले जाते हैं, जानवर या कोई कीमती सामान वो वहाँ से चोरियाँ हो रही हैं। और बदकिस्मती की बात यह है, मैं आपको ये बताऊँ कि अभी तक आज 15 दिन हो गए हैं इस सैलाब को आए हुए। सूबाई से लेके डिस्ट्रिक्ट से लेके तहसील लेवल तक, क्या यहाँ के हमारे मकामी जो नुमाइंदे हैं इस वक्त तक एक शख्स भी यहाँ नहीं पहुँचा। ये हमारी बदकिस्मती की बात है। अच्छा, यानी कि अभी तक ना हमारे इलेक्टेड यहाँ से मेम्बरान कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली ना वो यहाँ पहुँचे हैं, ना ही कोई तहसील इंतजामिया यानी कि असिस्टेंट कमिश्नर। ये बदकिस्मती की बात है, उनको एक रेस्क्यू की शायद कश्ती भी ना मिल सकी जो यहाँ तक आ सकते हैं। बदकिस्मती की बात है हमारे लिए। अच्छा, हमारे साथ हमारे यहाँ पर और भी भाई मौजूद हैं, उनसे भी थोड़ी सी बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि वो इस वक्त अगर हम कहें कि कोई डिमांड करनी है गवर्नमेंट से तो वो किस चीज़ की डिमांड करेंगे। यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है वो किस चीज़ की है लोगों को, ये हम ज़रा जानते हैं यहाँ लोगों से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यहीं के आप मकामी रहने वाले जी हैं? जी, मकामी रहने। सबसे पहले तो ये बताइए कि आपके नज़दीक सबसे ज़्यादा मुश्किल यहाँ पर क्या है आप लोगों को? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्र अदा करता हूँ, आप यहाँ आए हैं, अपना हमारा हौसला बढ़ाया है। मकामी जिम्मेदार या कोई MN MP साहब इलेक्ट होया है, नून लीग है, कोई नहीं आया। तो अब जब वोट मांगने आएंगे तो आप उनसे क्या हमारा पूछेंगे? आएंगे तो पता चलेगा ना, कहेंगे क्या आप उनको? सब कुछ कहेंगे। पहले भी कहा था, वादे करके गए, कुरान उठा के गए थे हम काम करेंगे, नहीं किया, अभी तक कोई नहीं आया। हमारा मुतालबा ये है, पानी बहुत ज़्यादा है, आज भी पानी ऊपर जा रहा है, नीचे नहीं जा रहा। ये मोटरवे वाला है ना, ये तोड़े और पानी का निकास, शगाफ डालें। हाँ शगाफ डालें। ठीक है, हाँ ये बात बड़ी इम्पोर्टेंट है। अभी भी 12 से 13 फीट की बुलंदी पर पानी है ये- यहाँ से आप उतरे हैं। और ये भी बताऊं कि अगर इसके बाद जो होने वाला है वो ये इंतजामिया सोच नहीं सकती, क्योंकि अब जो पानी है इसमें बदबू हो गया, स्मेल्स हो गया और वबाई अमराज जो फैलने वाली हैं काफी सारे इससे लोग मजीद डूब गए अमवात पानी होंगे। में। काफी सारे लोग हमारे दोस्त हमारे साथ 11 डूब अफराद गए। तो हो गए हैं ना यहाँ पे, अपनी जान आपको गंवा क्या चुके पता हैं नहीं है? जी। अब उसके बाद पता नहीं इंतजामिया क्या चाहती है कि आया कि ये बाकी जो अफराद हैं वो भी इसमें मर जाएं वबाई अमराज से। अस्सलाम वालेकुम, आपकी क्या मुश्किलात हैं इधर? बहुत मुश्किलात है, अब क्या कहें, कुछ कह भी नहीं सकते। कोई एक चीज अगर आपको मांगनी हो तो वो क्या क्या मांगे? मांगे, किसी से क्या मांगे, कुछ भी नहीं मांग सकते, नहीं मांग सकते। आप आवाम है सर, ऐसे ना करें। छोड़ कोई कुछ भी नहीं कहता, अवाम तो हैं हम, बस फिसे हुए हैं, कोई भी किसी के लिए कुछ नहीं करता। अच्छा छोड़ें, चलें सियासतदानों को छोड़ें। वैसे अपने जो दीगर पाकिस्तानी हैं जो आप लोगों को देख रहे हैं, मौला उनको खुश रखे, जो है ना यहाँ नहीं कुछ आ भी सकते, नहीं जाहिर है। है सारे लोग यहाँ नहीं आ सकते, लेकिन कुछ भी यकीन नहीं है। करें कि वो लोग आप लोगों के साथ इजहार यकजहती भी करते हैं, आप लोगों का दर्द तकलीफ भी समझते हैं। जो हमारे सैलाब ज़दगान भाई बहन हैं उनके लिए सामान भी भिजवाते हैं, अपनी कोशिशें कर रहे हैं। उनको कुछ कहना चाहेंगे जो आप लोग कुछ भी नहीं कह सकते, बस बाजी इनको कुछ नहीं मिल रहा, ना डॉक्टर है ना दवाइयाँ हैं, मच्छर होते रात को काटते हैं। आप एक रात तो ठहरे यहाँ देख ले, फिर यहाँ रो रहे हैं, सारी आवाम ऐसे रो रही है। 90% यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है तबाह हो चुका है। 90%, सिर्फ 10% है। अगर ये पानी रुक गया तो फिर ख़त्म हो जाएगा। आपको थोड़ा सा मैं पानी दिखाती हूँ। ये तो हमारे लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हुए हैं और अपने जाहिर है गिला कर रहे हैं, शिकवा कर रहे हैं। कुछ हमारे एक भाई तो आप दीदा भी हो गए और उन्होंने किसी तौर पर किसी को भी कुछ कहने की कोशिश नहीं की, ना उन्होंने किसी की अच्छाई की ना बुराई की। उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। तो ये इस वक्त जज्बात हैं यहाँ पर लोगों के। और ये आप पानी देखें, ये जिस रोड पे मैं चल रही हूँ ये बाकायदा रोड है, ये कोई छोटी मोटी सड़क नहीं है, ये बाकायदा आपको डबल रोड नज़र आ रही है। ये पानी यहाँ तक आया हुआ है। जिस जगह पर मैं उतरी हूँ यकीनी तौर पर ये ज़रा ऊंचाई पर ज़्यादा है और पानी यहाँ पर नहीं चढ़ पाया। लेकिन इनका एक जो मरकज़ी शिकवा है वो ये भी है कि शगाफ नहीं डाले जा रहे और यहाँ पर ये बड़ा मसला है कि पानी की निकासी नहीं हो रही। उसकी बुनियादी वजह यह है कि शगाफ डालें, पानी को यहाँ से निकलने दें ताकि हमारे जो इलाके डूबे हुए हैं पानी में वो
खुश्क हो जाएं और हमारी ज़िंदगी थोड़ी सी नॉर्मलाइज हो, हम ज़िंदगी की तरफ वापस आएँ, अपने घर जो हमारे डूबे हुए हैं हम उन घरों में जाएं, हम देखें कि वहाँ पर क्या हालात है, क्या सूरत हाल है। वो एक दूसरा मरहला है सैलाब का नाजरीन, कि एक तो सैलाब आता है, वो अपने साथ पानी में क्या कुछ बहा कर ले जाता है ये तो हम जानते हैं, लेकिन जब पानी उतरता है और वो पानी जो घरों में घुसा हुआ है, मैंने तो आपको पता है कि मैंने मुख्तलिफ जगहों पर जाकर देखा है सैलाब। सो पानी अपने बाद फिर सिल्ट छोड़ के जाता है, वो मट्टी, वो जो जिसको हम कहते हैं कि रेत है, वो भी निकालना, उस सैलाब जिस जगह से गुजर जाए उसके बाद कोई चीज़ किसी घर में, किसी दुकान में करामत नहीं रह सकती। सो आपको आगे लेकर चलते हैं, मज़ीद बात करते हैं आपसे। ये बहादुरपुर की वो गलियां हैं जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, जिनमें मैं फिरती फिराती आई हूँ और सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि पानी किस लेवल का यहाँ पर मौजूद है। एक घर की छत के ऊपर मैं जाने लगी हूँ और वहाँ से मैं आपको दिखाऊंगी कि मंजर क्या है सामने पूरे गाँव का, पूरे इलाके का। ये वो घर है, एक घर की छत पे मैं यहाँ पर चढ़ी हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ कि पानी का क्या मंजर है। आप आएँ, मुझे फॉलो करें। ये देखें, ये सारा पानी की तबाही आप अब मुलाहिज़ा करें और ये घर की छत है जिसके ऊपर से मैंने आपको ये दिखाया है। ये तकरीबन 30-40 किलोमीटर का रेडियस है जो कि पानी में ज़ेरे आब है। दूर दूर तक आपकी आंख को जो भी मंजर नज़र आएगा वो सारा यही होगा कि पानी में सब डूबा हुआ है। जिनके घर की छत के ऊपर से मैंने आपको पानी का नज़ारा दिखाया है, उन्हीं से ज़रा मैं बात करती हूँ जिनका घर है और ज़रा उनसे जानते हैं कि उनका क्या एक्सपीरियंस था और वो यहाँ पर क्यों हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। अच्छा, सबसे पहले तो मेरे भाई ये बताएं कि घर ये आपका है और हमने देखा कि ये पानी में घिरा हुआ है, नीचे किसी किसी जगह पर पानी आया भी हुआ है और फिर पानी आकर शायद उतर गया है, ये हमें नज़र आया। कुछ बता सकते हैं क्या हुआ था और अब आप इधर घर में क्यों मौजूद हैं, आप खुश्की की तरफ क्यों नहीं गए? ऐसे है कि आज से तकरीबन 15 दिन पहले डिफरेंट मिनिस्टर साहबान ने मिलकर एक डिसीजन लिया था कि जलालपुर से उच्च शरीफ रोड को ना ब्रीच किया जाए ताकि चिनाब का पानी जलालपुर सिटी को बचा सके। वो जब उन्होंने ब्रीच किया तो उन्होंने आगे की प्लानिंग कोई नहीं की कि आगे जाके ये किस किस को डैमेज करेगा। वो पानी यहाँ तक आ गया जिस हाँ जी, ये वो पानी था और अब मजीद इन्होंने ब्रीच नहीं किया हाँ जिसकी जी, वजह से ये पानी बिल्कुल रुका ऐसे हुआ है। है। फिर उसके बाद वो था चिनाब का पानी। फिर उसके बाद ये हुआ कि यहाँ पे सतलुज भी हमारे पास से गुजरता है, उसका बंद टूट गया। सतलुज का बंद टूटने की वजह से 8 फीट पानी ऑलरेडी हमारे पास चिनाब का गुजर रहा था, 7 से 8 फीट पानी हमारे पास यहाँ पे आ गया सतलुज का। अब यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे पानी की जो हाइट है वो तकरीबन 16 से 17 फीट है। ये पानी हमारे घरों के अंदर आ गया था। आपकी फैमिली अब कहाँ है? हमारी फैमिली हमने माइग्रेट कर दी थी। यहाँ पे चोरियों के बहुत ज़्यादा खदशात हैं, जिसकी वजह से हर घर में से एटलीस्ट एक मेल पर्सन जो है वो यहाँ पे रह रहा है। लेकिन हमारा इस पूरे सिटी का बाय रोड किसी सिटी के साथ लिंक नहीं है, चारों तरफ से पानी है। तो अब आगे का आप क्या सोच रहे हैं, क्या करेंगे? हम तो गवर्नमेंट की तरफ ही उम्मीद रख के खड़े हुए हैं कि किसी तरह वो हमें कहीं ना कहीं से उम्मीद अभी भी बाकी है कि हमें आगे फैसिलिटेट करेंगे। हमारी उनसे एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली मोटरवे को थोड़ा सा, ये है कि पानी थोड़ा सा ना लेवल डाउन कर रहा था, मोटरवे के नीचे ना हल्के हल्के दर्रे रखे हुए हैं, वहाँ से पानी पास हो रहा था। कल से उन्होंने मोटरवे को बचाने के लिए वो दर्रे भी बंद कर दिए हैं। अब हमारा पानी का लेवल मजीद आज की डेट में 1 फीट जो है अप हो गया। अब पानी बढ़ रहा है मुसलसल। सो काइंडली हमारी रिक्वेस्ट है कि आप उस मोटरवे को थोड़ा सा ब्रीच करके ना पानी को वे दे दें, जिससे हम बच सकते हैं। ये पीछे से ट्रैक्टर ट्रॉली जो है वो आ रही है और ये इन्होंने गाड़ी ऊपर रखी हुई है। मेरा ख्याल है इन्होंने कहीं से गाड़ी निकाली है या क्या किया है। इनसे ज़रा हम बात करते हैं कि ये कहाँ से आ रहे हैं और ये आप ज़रा, मैं भी साइड पे हो जाऊं ताकि उनको हम रास्ता दे दें, वो खुश्की की तरफ आएंगे तभी ट्रैक्टर से उतर सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। की ना है थाड़ा? चौधरी मुमताज़। चौधरी साहब कहाँ से आ रहे हैं? ये पीछे से कार खड़ी हुई थी सलाब के बीच, वो निकाल के लाए बड़े औखे। गाड़ी निकाल के लाए हैं? कैसे निकाली है? बस बंदे की मदद से बीच उतारी है। तो ये आप लोगों ने अपने मदद आप किया है या कोई हुकूमती मशीनरी कोई थी? कोई हुकूमत ने मदद बंदे ने लदी है। हाँ जी, आप हाँ, खुद हमने आप लोड करी है गाड़ी। और ये कितनी दूर से ला रहे हैं आप लोग गाड़ी? ये 1 किलोमीटर पानी में से, आगे भी पानी है, पीछे भी पानी है। तकरीबन 8 किलोमीटर पानी जाएंगे। 8 किलोमीटर पर सफर। ठीक है, तो हम आपको रोकते नहीं है, आप लोग ये गाड़ी लेके जाएं। हटो बच्चों, आप अब आगे चले। मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ नाजरीन, बिल्कुल यहीं पर आपको मैं बताती हूँ, मस्जिद का बताती हूँ, इधर ही से मस्जिद का बताती हूँ मैं आपको कि ये गाड़ी है जो सैलाब में डूबी हुई थी और ये इन्होंने निकाली है और अपने मदद आपके तहत निकाली है। यहाँ पर इनकी मदद किसी ने भी नहीं की है। अच्छा, इस तरफ आ जाएं, पीछे से ज़रा जगह क्लियर कर दें, रास्ता क्लियर कर दें।
ये जो आप पीछे देख रहे हैं ये बहादुरपुर की मस्जिद है और बहादुरपुर और ये मस्जिद डूबी हुई है। सो ये भी आपको दिखाना बड़ा ज़रूरी था कि ये मस्जिद भी यहाँ पर डूबी हुई है, यहाँ पर भी पानी जो है वो आया हुआ है। बहादुरपुर का आपको मैंने दौरा कराया, दिखाया वहाँ पर क्या सिचुएशन थी, लोगों से बातें सुनवाई कि वो क्या कह रहे थे और उनकी क्या गिले शिकवे थे। अब हम वापसी का सफ़र शुरू कर चुके हैं, यानी कि बहादुरपुर से वापस मुल्तान सखर मोटरवे का वो पॉइंट जहाँ से हम कश्ती में बैठे थे और यहाँ तक सफ़र पर हम गामजन हुए थे, उस पॉइंट पर हम जा रहे हैं। लेकिन जाने से पहले चूँकि हमारे पास वक्त है, टाइम है, हम सोच रहे थे बैठे बैठे कि ज़रा जाने ज़रा पूछें कि रेस्क्यू वर्कर्स जो पिछले 15-20 दिनों से इन्हीं कश्तियों में आते हैं जाते हैं, लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगियाँ किस तरह से इस हादसे से मुतासिर हो रही हैं इमोशनली। क्या उनको भी कभी दिल दुखता है, एहसास होता है, ज़ाहिर है इंसान है, वो क्या फ़ील करते हैं जब वो अपने लोगों को देखते हैं कि किस मुश्किल से दो चार हैं और वो यहाँ पर किस तरीके से अपनी ड्यूटीज़ सर अंजाम दे रहे हैं। तो हमारे साथ 1122 के रेस्क्यू वर्कर हैं अरसलान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया अरसलान साहब, सबसे पहले तो आपकी जो खिदमात हैं उनके लिए थैंक यू। और उसके बाद जो आपने टाइम दिया, कश्ती का हमें आपने सफ़र कराया, आपने बहादुरपुर का हमें दौरा कराया, उसके लिए थैंक यू। सबसे पहले ये बताएं अरसलान साहब कि आपकी ड्यूटी किस दिन से इस इलाके में शुरू हुई थी? हमें तकरीबन आज 14 से 15 दिन हो चुके हैं इसी इलाके में हम ड्यूटी कर रहे हैं। अच्छा, और इस दौरान आपने क्या क्या देखा, कौन सी चीज़ ऐसी है जिसने आपके जहन पर कोई बहुत गहरे नक्श छोड़े हों? देखिए, सबसे पहले यहाँ पे वो लोग जो हैंड टू माउथ हैं, जिनकी बहुत थोड़ी सी अर्निंग है, उनके घर मसमार हो चुके हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, कल अभी हमने एक वाक़या ऐसा देखा कि जो बिल्कुल नया घर बना हुआ था, वो बंदा कह रहा था कि मैं इसके अंदर अभी तक आया नहीं हूँ, और वो बैठ चुका था, उसकी छत बैठ चुकी थी और वो काफ़ी ज़्यादा गमगीन था। देखिए, ऐसी चीज़ें देख के हम भी इंसान हैं, हमारा भी दिल दुखता है कि एक लोगों ने अपनी सारी ज़िंदगी की कमाई उसके ऊपर लगाई हो और उसके बाद उनकी आंखों के सामने वो चीज़ बैठ जाए या ख़राब हो जाए, उसमें रह ना सकें, तो दुख होता है इस चीज़ों को देख के। कितने लोग आप लोगों ने इतने 14-15 दिन में रेस्क्यू किए हैं और कोई नंबर काउंट बता सकते हैं? नहीं मैम, पता नहीं कितने को किए हैं। इसमें जानदार सारे ही हैं, मतलब भेड़ बकरियों से लेके गाय भैंस, लोगों के जो गधे वगैरह हैं, जो उनकी घर में जो जानदार रखे हुए थे मवेशी, वो हैं, इंसानी जानें हैं, बच्चे हैं, छोटे फीमेल्स हैं, बड़े लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, जो यहाँ पे फंसे हुए थे उनको रेस्क्यू तो किया। आप लोग आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? मिसाल के तौर पे यहाँ पर तो बिजली भी बंद है, लाइटें मेरा नहीं ख्याल के काम कर रही हैं, बिजली नहीं, का बिल्कुल बंद है, मुनक़ता बिल्कुल हुआ है सारा पावर सिस्टम। तो आप लोगों को कैसे आइडेंटिफिकेशन होती है कि भाई फलां घर में या फलां इलाके में कोई घर है जहाँ पर कोई बंदा है, उसको जाके बचाना है? ये कैसे आपको अच्छा, इसमें दो चीज़ें हैं। कुछ लोगों के पास मोबाइल्स हैं, कुछ लोगों ने सोलर्स यहाँ पे एक्टिव किए हुए हैं, कुछ लोग हैं, कुछ चंद एक लोग, उनके मोबाइल्स वगैरह चल रहे हैं, ये चार्ज हो जाते हैं। एक तो हमारे रेस्क्यू 1122 पे उनकी इमरजेंसी कॉल आ जाती है, हम उसको भी रिस्पॉन्ड करते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं, जैसे यहाँ पे जिन लोग हम रेस्क्यू करते हैं, वो बताते हैं कि हमारी इस वाली आबादी की यहाँ इस वाले घर के अंदर कुछ लोग फंसे हुए हैं, हम उनको भी आगे रिस्पॉन्ड करते हैं और उनको भी रेस्क्यू करते हैं। अच्छा, और दिन के कितने चक्कर लगाते हैं आप लोग के मुख्तलिफ इलाकों के? मैम देखें, यहाँ पे तकरीबन पंजाब के सारे अजला के रेस्क्यूज़ हैं और काफ़ी ज़्यादा हमारी बोट्स यहाँ पे काम कर रही हैं, रेस्क्यूज़ काम कर रहे हैं। कोई अंदाज़ा नहीं है, कोई एक बोट 6 चक्कर भी लगा लेती है, 8 चक्कर भी लगा लेती है, क्योंकि सारे लगे हुए हैं। अभी तक ऐसी कोई बोट नहीं है जो रुकी हुई हो या जिसका मतलब कोई ऐसा इशू चल रहा होगा वो चल ही नहीं सकती है। सारे लोग इकट्ठे होके ये काम में शामिल हुए हैं। टेंट विलेज के करीब मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर मेरे साथ बच्चे मौजूद हैं। थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि आप उन बच्चों को भी दिखाएं हमारे साथ। हाथ हिलाओ कैमरे को, इनको बड़ा शौक था। नाम क्या है बच्चे? मेरा नाम नेक है। नेक है और नेक भी हो माशाल्लाह, नेक है और नेक भी हो। और ये सारे बच्चे हैं हमारे साथ। एक एक खेमे की तरफ मैं जाऊंगी, कोशिश करूंगी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात कर सकूं, लेकिन जाहिर है हमारे पास भी टाइम की लिमिटेशन है। लेकिन आप लोगों को मैं एक ग्लिम्स दे दूंगी, एक आइडिया दे दूंगी कि खेमा बस्तियों में इस वक्त रिलीफ का जो एफर्ट्स चल रही हैं उनकी क्या सूरत हाल है, आया पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे। क्योंकि हमने तो ये सुना था कि आज भी डीजी खान में CM पंजाब मौजूद थी और उन्होंने वहाँ पर तकरीर की, लोगों से वादे किए, लोगों के हवाले से फ्लड रिलीफ के हवाले से बड़े क्लेम्स किए कि हम ये मदद कर रहे हैं। लोगों से जानते हैं आया वाकई ही हुकूमत पंजाब मदद कर रही है, हुकूमत पाकिस्तान मदद कर रही है या नहीं कर रही है? अस्सलाम वालेकुम। ना खैमा मिले ना कोई, 7 बच्चे हैं, नहीं है सामने बच्चे धूप पे बैठे हैं सारा दिन, आज भी हो गए। और आपका घर कहाँ था? छियासी है, डूब गया वो इलाका, डूबा हुआ है? बिल्कुल। पानी है या उतर गया पानी? इधर पानी खड़ा, जिमें ये खड़ा है सारे जगह अंदर, अभी जानते क्या नहीं कार। अच्छा, आपको खेमा भी नहीं मिला? नहीं मिला।
ठीक है, ये आपने अपने सुन लिया कि खेमा भी नहीं मिला। आप मेरे भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका खेमा है? जी हाँ। आपको मिला है खेमा? जी हाँ, मिला है नारल। अच्छा, ये आप अपने खेमे के ऊपर खड़े हैं? जी हाँ। और इधर क्या रिलीफ आपको मिला है हुकूमत की जाने से? कुछ शाका नहीं मिली, बस ये खेमा मिले जा खावन पीवन थोड़ा बहुत। राशन नहीं मिला। तो खाते क्या है? बस वो थोड़े बहुत जरे चावल थे खाना ये मगर आपने नान। सूरत हाल सुनी कि खेमा है यहाँ पर तो राशन नहीं है, इनके पास खेमा भी नहीं है। उन्होंने कहा सारा दिन धूप में बच्चे जो हैं वो बैठे रहे। मुझे थोड़ा सा रास्ता दे दें, मैं ख़वातीन से ज़रा अपनी बहनों से भी बात कर लूँ। मर्द हजरात का हमने खासी मौक़िफ़ सुनाया है, हम ख़वातीन और बहनों की तरफ जाएंगे ज़रा और उनसे कोशिश करेंगे कि बात करें, जानें कि वो क्या कह रही हैं। बच्चे आप बीमार हो? अच्छा, कुछ लोग बात नहीं भी करना चाहते, कुछ लोग बाकायदा तौर पे नाराज़ भी नज़र आते हैं। ये सूरत हाल है खेमों की। ये आप देखें, खेमे तो लगे हुए हैं लेकिन खेमों में किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं है। ये वाटर कूलर अगर आप ज़रा दिखा सकें कि ये वाटर कूलर है, ये लोगों के, इंसानों के पीने का पानी है। और ज़रा आप इस वाटर कूलर की हालत दिखाएं। यहाँ पर होते हैं फिर दावे, यहाँ पर होते हैं फिर वादे। मैं ये नहीं कह रही कि हम हर चीज़ परफेक्टली कर सकते थे या हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मैं ये कहती हूँ कि हमें कोशिश और एफ़र्ट ज़रूर करनी चाहिए। हमें इंसानों को इंसान ज़रूर समझना चाहिए। ये हमारे मुल्क के वो शहरी हैं जो कि इस वक्त मुसीबत में घिरे हैं और इनकी कोई और तवक्कुआत नहीं है और ये कुछ ज़्यादा नहीं मांग रहे। ये एक बाइज़्ज़त तरीके से राशन, अपने जो रिलीफ गुड्स हैं वो उसकी एक्सपेक्टेशन लगाए बैठे हैं और मांग भी नहीं रहे, खामोशी से बैठे हैं सड़क के किनारे खेमा बस्ती में। तो ये आप सूरत हाल देखें कि ये खेमे हैं यहाँ पर लगे हुए और कुछ भी नहीं है इन खेमों में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका भाई क्या नाम है? मोहम्मद जाफर। मोहम्मद जाफर जी। आपका ये खेमा है? जी, कोई खेमा का नहीं, सारा दिन था धोपते बने, खेमा नहीं मिला आपको? कोई नहीं मिला। और राशन, कोई खाना पीना? कशा को दूजी दीवार जरा सेज देगन हलते क्या नहीं मिला। आपका घर भी डूबा हुआ है? सनी संद ढहगन घर किस इलाके में है? चक 86 में। अच्छा, चक 86 में। और सारा डूबा हुआ है? सारा डूबा है। और आप वो घर छोड़ के यहाँ पर? जी हाँ भैया। घर वाले कहाँ हैं आपके? घर वाले वो गे बदना आवे ना। बच्चे हैं आपके? जी हाँ। ये बच्ची आपकी है? ये बच्ची है, ये बच्चा ये अपना है। अच्छा, जी ये हाँ। जरा थोड़ा सा कैमरा अगर करीब कर सकें और हम दिखा सकें, रास्ता दे दो। ये बच्चा अपना है। ये दिखाएं ज़रा, ये बच्ची है इनकी। और मैं आपको, ये मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं बता सकूं कि इस वक्त किस हद तक गर्मी जो है वो किस कदर गर्मी इस इलाके में पड़ रही है। हम डीप साउथ के अंदर हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गर्मी का क्या आलम होता है इस इलाके में। ये एक बच्चा इन्होंने चारपाई पे लिटाया हुआ है, एक बच्चा चारपाई के साथ, झूले के साथ नीचे बांधी हुई है और राशन, टेंट कोई नहीं है, गर्मी में बैठे होते हैं, कोई खाना पानी कुछ नहीं मिल रहा। एक और मैं आपको खेमा दिखाती हूँ और उसके बाद फिर हम। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम सलाम। तुसी इत्थे बैठे हो? इत्थे बैठे। खेमा ताड़ा किथे है? खेमा कहन ने दीता। खेमा नहीं मिला आपको? हाँ, साकू आज 15-20 जडन का पानी आए, इत्थे बैठे थे 7 बंदे। 20 दिन हो गए? जी हाँ, 7 बंदे हो गए। बच्ची मेरी है, 2 बहन त्राए, वो माल नाल खड़े, कई शाय नहीं मिली, जनो रोटी मिलती है। रोटी मिलती है? हाँ, रोटी। किस चीज से खाते हो रोटी? सालन सालन होंदे, कई वेले चावल होंदे, कई वेले दाल होंदी है, जेड़ी चाहे, कई वेले सूजी होई, जेरी रोज चाहे मिलती है? हाँ, कई वेले मिल वेंदी है, कई वेले नहीं भी मिलती। नहीं भी मिलती? हाँ, और नहीं। पानी कितों पींदे हो? पानी वो बाहर दे देने ना दासा, पूरी बस्ती च बाहर आंदे थे। अच्छा, ये एक पॉइंट है जिसको कि हम गिलानी बाईपास कहते हैं और ये मेरे पीछे आप देखें कि गिलानी बाईपास अब नज़र ही नहीं आता, अब पानी ही पानी है। तो ये क्या सूरत हाल है, यहाँ से किस किस जगह को रोड जाती थी, ये किस किस शहर के दरमियान एक अहम लिंक हुआ करता था एक ज़माने में। अली हसन हमारे साथ 365 न्यूज़ के नुमाइंदा हैं जो कि यहाँ पर मकामी लोगों को भी जानते हैं, मकामी हालात से भी बहुत बखूबी वाकिफ़ हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली। वालेकुम सलाम। थैंक यू अली, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। ये बताएं, ये सब यहाँ क्या हुआ, कहाँ गया गिलानी बाईपास? पहले चनाब का सैलाब आया तो शहर की तरफ उसका बहाव बहुत ज़्यादा था, तो इंतज़ामिया ने शहर को बचाने के लिए गिलानी बाईपास पर यहाँ पे कट लगाया ताकि जो शहर की तरफ जो दबाव था सैलाबी पानी का वो मशरक़ी हिस्से में आए। तो इसके साथ जब सतलुज का सैलाब आया तो दोनों मर्ज हो गए, उसने मोटरवे को भी नुकसान पहुँचाया। अब जो पानी इस साइड मशरक़ वाली साइड पर आ रहा था, अब वही पानी उधर चनाब वाली साइड पर जा रहा है।
तो इस पानी से मोटरवे M5 जो है ये भी मुतासर हुई है, और जो हमारे मशरिक और शुमाली हिस्सों में जो हमारे मवाज़ात हैं, तकरीबन 10 से 12 मवाज़ात ऐसे हैं जो कि बिल्कुल इस वक्त तकरीबन उन मवाज़ात में 10 से 12 फीट पानी अभी भी मौजूद है। अच्छा, और ये जो गिलानी बाईपास है और ये रोड है, ये किस किस आगे शहर गाँव को लिंक करती थी, जो मेन पॉइंट्स है हमारे? ये गिलानी बाईपास जो है ये हम यहाँ से उच्च शरीफ, अहमदपुर शर्किया, रहीम यार खान यानी कि सिंध तक हम इस रोड को इस्तेमाल कर सकते थे। फिर मोटरवे आई तो मोटरवे भी ऐसे ही है मुल्तान से सखर तक। तो अब ये सूरत हाल बन चुकी है कि आज तकरीबन 14-15 दिन हो गए हैं, मोटरवे भी बंद है और शुमाली और मशरिकी जो हिस्सा है वहाँ के लोग अभी भी पानी में फंसे हुए हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। आपने देखा कि सारा दिन हमने जलालपुर पीरवाला में गुजारा और उसके बाद अब हम मुल्तान पहुंचे हैं। मुल्तान में हम बड़े मशकूर हैं कि हमें टाइम मिला और सैयद अली कासिम गिलानी साहब जो कि मेंबर कौमी असम्बली हैं, उन्होंने अपना वक्त दिया। फ्लड्स की सिचुएशन बहुत ज़रूरी थी कि इनसे डिस्कस की जाती और उसी हवाले से इनसे अभी गुफ्तगू होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम शिफा। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया फॉर योर टाइम। थैंक यू फॉर सबसे पहले तो ये बताइए कि आज हम थ्रू आउट विजिट करते रहे, मुल्तान से होकर शुजाबाद गुजरे और फिर आगे हम जलालपुर तक पहुंचे। वहाँ पर हमने बहुत कुछ देखा। उन्हीं चीज़ों से आपके मैं सवाल पूछूंगी। जो इंटरेस्टिंग चीज़ थी वो ये थी कि हमने वहाँ पर गिलानी बाईपास देखा जो कि ब्रिज हुआ था। अच्छा, उसके ऊपर वहाँ के लोगों की बड़ी मुख्तलिफ टेक थी। वो कह रहे थे कि इसके ब्रिज होने से नुकसान ज़्यादा हुआ है हमारा। What do you have to say on this? मतलब आपको भी लगता है कि इसके ब्रीच होने से नुकसान ज़्यादा हुआ है? कोई और स्ट्रेटजी होनी चाहिए थी इसको हैंडल करने की? सबसे पहले तो हमें ये बताया गया था कि जो ब्रीचिंग जहाँ भी होनी है उसका फैसला एक टेक्निकल कमेटी ने करना है, जिसमें हमारे 2 डिस्ट्रिक्ट्स के DC साहबान थे, उसमें पाक फ़ौज के एक एहलकार जो कि एक्सप्लोसिव यूज़ होता है उसमें, उसके अलावा XCN और इरिगेशन डिपार्टमेंट के जो चीफ्स हैं उन्होंने बैठकर ये ब्रीचिंग का फैसला करना है। लेकिन जब गिलानी बाईपास ब्रीच होना था तो तब ये गालिबन फ़ैसला जो है वो मरियम नवाज शरीफ साहिबा CM साहिबा वहाँ तशरीफ़ लाई। वहाँ पे इलाके में लोगों ने और पॉलिटिकल क़यादत ने ये उनसे रिक्वेस्ट की कि यहाँ पे जलालपुर शहर को बचाने के लिए अगर गिलानी एक्सप्रेस वे को ब्रीच कर दिया जाए तो शायद ये हम शहर को बचाने में कामयाब हो जाएंगे। तो उसी पेश नज़र जो है CM साहिबा ने और उनकी कमेटी ने ये फ़ैसला किया। लेकिन अब जो लोग वहाँ पे सवाल कर रहे हैं वो ये है कि बजाय इसके कि उसका कोई फ़ायदा होता, अब दरिया जो है वो मोटरवे की तरफ गया, उसने मोटरवे को 13 जगह से ब्रीच किया और फिर अब पानी वापस की तरफ जो है वहाँ नौराजा भुट्टा जो मौज़ा है वो अब दरिया उसके ऊपर बहने लग गया है। तो और हमें ये भी आज बताया गया कि गैस पाइपलाइन को भी खतरा है वहाँ पे गैस पाइपलाइन को भी ख़तरा है। ये भी टेक्निकल कमेटी ने जब गिलानी बाईपास को ब्रीच करना था तो उससे पहले टेक्निकल कमेटी को ये भी एडवाइस की गई थी कि ये इसलिए मुमकिन नहीं है क्योंकि गैस पाइपलाइन वहाँ पे बहुत करीब है। तो ये बहरहाल इट वाज नॉट अ पॉलिटिकल डिसीजन, इट शुड हैव बीन अ टेक्निकल डिसीजन, लेकिन वहाँ पर ये करना पड़ा जलालपुर को बचाने के लिए। तो आई एम नॉट सेइंग कि कोई बैड इंटेंशंस होंगी, लेकिन अब वहाँ पे लोग जो हैं अब सवाल कर रहे हैं और आई थिंक कि वो हक बजाने पे। अच्छा, एक अब क्योंकि पॉलिटिकल वर्ड आपने अपने जवाब में यूज़ किया, पॉलिटिकल फ्लड्स को पॉलिटिकल बनाने का इल्ज़ाम लग रहा है आप पे। कहा यह जा रहा है नून लीग की तरफ से कि आप लोग सैलाब पे सियासत कर रहे हैं। नहीं, हमने तो नहीं कहा कि CM साहिबा या पंजाब गवर्नमेंट फ्लड को PR के तौर पे इस्तेमाल कर रही है। हम तो एक टीम वर्क के साथ उनके साथ चले हैं इस पूरे फ्लड के दौरान। और अगस्त के 21 अगस्त से हमें फ्लड की वार्निंग मिली। 3 सितंबर को मुल्तान में पहला रेला दाखिल हुआ। 21 से लेके 3 तारीख तक हमने एक होकर पंजाब गवर्नमेंट के साथ मिल के, मैं अपनी तहसील की बात करूंगा, दोनों तहसीलों की, मुल्तान की सदर तहसील हो या सिटी की तहसील हो या शुजाबाद की तहसील हो, हमने वहाँ पर मिल के गवर्नमेंट के साथ एवैक्यूएशन करवाई। 95% एवैक्यूएशन हुई। 18 के करीब हमने गवर्नमेंट के कैंप्स वहाँ पे सेटअप करवाए, लोगों को उन कैंप्स में लेके आए वहाँ पे जहाँ गवर्नमेंट से हो सका। बहुत अच्छे गवर्नमेंट ने भी
अरेंजमेंट्स किए हुए थे और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी सीएम साहिबा को अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा कि बहुत मेहनत कर रहे हैं। हमने तो बिल्कुल कोई हमने क्रिटिसाइज इसीलिए नहीं की। मरियम साहिबा का आज आपको पता होगा कि डीजी खान का दौरा था और उन्होंने कहा, शी वाज मेकिंग टॉल क्लेम्स, उन्होंने कहा भाई हमारी फ्लड मैनेजमेंट एक्सीलेंट थी। और अच्छा, अब ये सवाल मैंने आपसे इसलिए पूछा है, इसलिए नहीं कि कोई सियासी बयान मैं आपसे जा रही हूँ, बल्कि इसलिए कि आप चूंकि मुल्तान के रिहायशी हैं, आपने इन इलाकों को देखा है, सो आपकी अपनी असेसमेंट क्या कहती है एज अ शहरी ऑफ दिस एरिया के इनकी मैनेजमेंट कितनी अच्छी थी या कहाँ पर ये लैग कर रहे थे? देखिए, अगर मुल्तान सदर तहसील की आप बात करें और सिटी की तहसील की बात करें तो उसमें जो जितनी भी मैनेजमेंट थी वो तसल्ली बख्श थी। ठीक है। कुछ ज़ाहिर इतना बड़ा क्राइसिस था, इतना बड़ा फ्लड था कि कोई भी गवर्नमेंट हो वो 100% लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर सकेगी। हमने कोशिश की कि हम 100% सेटिस्फाई करें। ज़ाहिर है अब नहीं हो सकता, लोगों को बड़े मसाइल थे, टेंटों की शॉर्टेज थी, जानवरों के चारे की तकसीम का मामला था, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी भी मैं समझता हूँ कि लोगों को प्रॉपरली शेल्टर, टेंट, ये पर्दे का निज़ाम है इस इलाके में, तो ख़वातीन के पर्दे का मसला था, वो नहीं हो सका। लेकिन फिर भी यहाँ पर सदर तहसील में चूँकि यहाँ की सियासी क़यादत और यहाँ की इंतज़ामिया ने मिल के इसको डील किया, बहुत अच्छे तरीके से हमने मैनेज कर लिया। प्रॉब्लम आई आगे जलालपुर में, जो कि वहाँ पे सतलुज का दरिया लगता है। इन माई पर्सनल ओपिनियन आई थिंक इरिगेशन डिपार्टमेंट से भी, गवर्नमेंट से भी थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट हुआ वहाँ पे सिचुएशन को। एंड उसके बाद फिर जब पानी ने तबाही मचानी शुरू की तो फिर गवर्नमेंट को भी कैचअप करना पड़ा। उन्होंने भी अपनी कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं समझता हूँ मरियम औरंगज़ेब ने अपनी टीम वहाँ पे जो आई तो 5 वज़रा थे, उन्होंने 24 आवर लोगों को एवैक्यूएट करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। बट हैविंग सेड दैट, वहाँ पे लोग अभी भी नाखुश हैं। उनको लगता है कि उनका पूरी तरह से ख्याल नहीं रखा गया, जो कि मैं आई विल स्टिल गिव द बेनिफिट ऑफ डाउट टू द गवर्नमेंट कि इतना बड़ा जो क्राइसिस था, एक कैटेस्ट्रफी थी, डिजास्टर था, उसमें कोई भी होता तो कोई ना कोई कमी रह जाती। थैंक यू सो मच। अली कासिम गिलानी साहब नाजरीन हमारे साथ मौजूद थे और अपना बड़ा डिटेल्ड मौक़िफ़ दिया सैलाब के ऊपर। और हमने भी आज का पूरा दिन सैलाब मुतासरीन के साथ गुजारा, मुख्तलिफ इलाके आपको दिखाए, मुख्तलिफ आपको हमने जगह दिखाई, लोग किस हाल में रह रहे हैं, किस तरीके से रह रहे हैं, उनके जो भी गिले शिकवे थे वो भी हमने आप तक भी पहुँचाए, गवर्नमेंट तक भी पहुँचाए। और आखिर में फिर एक मरतबा मैं ये बात करूँगी जो कि सवाल मैंने गिलानी साहब से भी पूछा कि वो जो पानी इतना ज़्यादा खड़ा है उसका अब क्या करना है, वो कैसे निकलेगा। ये बहुत की क्वेश्चन है और इसके ऊपर हमें सोचना होगा, बैठना होगा लोगों के साथ और इस पर कोई फ़ैसला करना होगा, क्योंकि जब तक ये पानी निकलेगा नहीं, ये लोग डिस्प्लेस्ड रहेंगे और ये अपने घरों में वापस नहीं जा सकते और इनकी रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस शुरू नहीं हो सकता। और जब तक वो नहीं शुरू हो सकता तो वो उसी तरह उनको लगेगा हम बेयारो मददगार बैठे हैं, चाहे उनकी जितनी भी शायद मदद होगी। जाहिर है किसी के घर पर अपनी छत नहीं है तो उसको ये एहसास ज़रूर होगा कि मैं महरूम हो गया हूँ अपनी ज़िंदगी से, बहुत सारी चीज़ों से। सो इस चीज़ के ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। और आखिर में जाते जाते मेरी तमाम पाकिस्तानियों से ये अपील है, दरख्वास्त है, मैं मुतअद्दिद अपने प्रोग्राम्स में बात कर चुकी हूँ, आज दोबारा करूँगी कि जो मनाजिर मैंने देखे वो बहुत तकलीफ़ देह थे। वो लोग सारे हमारे पाकिस्तान के शहरी हैं, हमारे बहन और भाई हैं, हमारे बुज़ुर्ग थे और जिस हाल में वो वहाँ थे, ये हमारी और आपकी भी जिम्मेदारी है कि हम उनकी मदद के लिए आगे आएँ। सारा हर चीज़ को गवर्नमेंट पे ब्लेम कर देना या गवर्नमेंट के नथी कर देना ये सही तरीका नहीं है। मुखय्यर हजरात कर भी रहे हैं, लेकिन मेरी मज़ीद दरख्वास्त है आपसे कि जिसको जो मौका मिलता है वो ये काम आगे आकर करे और इन इलाकों का ज़रूर आप दौरा करें और इनकी मदद करें। आज के प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए, हमें, पाकिस्तान को और इन लोगों को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।